नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कुशल मंगल और समृद्ध रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपकी डिमांड पर आलू के अंदर बहुत एक कॉमन डिसीज़ जिसको स्कैब डिसीज़ बोलते हैं, आलू का चेचक रोग कहा जाता है, इस पर चर्चा करने के लिए आए। हालांकि मैं पूर्व में भी एक वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च पेपर के आधार पर टेक्निकल लैंग्वेज में बनाया है, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोगों की समझ में जल्दी आएगा, लेकिन हमारे सभी किसान भाई उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक सरल भाषा में और सरल तरीके से कैसे हम चेचक को जो है कवर कर सकते हैं, कैसे चेचक को हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, चेचक ऐसी बीमारी है न केवल आलू में बल्कि शकरकंद, मूंगफली जो है और मूली, गाजर, इन कंदवर्गीय फसलों में भी देखी गई है। तो इससे हम बहुत सारे किसान भाई प्रभावित हैं। चेचक के बारे में अगर हम बात करें तो किस चेचक के निदान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चेचक आखिर फैलता कहाँ से है, कहाँ पनपता है, कैसे रहता है, कितने दिन तक जीवित रहता है, इसके लिए अनुकूलन क्या है, यानी कि अनुकूल यानी फेवरेबल कंडीशंस क्या है, कितना तापमान होना चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए, ये सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। इसको हम बहुत शॉर्ट में लेके चलेंगे और उस भाषा का प्रयोग करेंगे जो आपकी आसानी से सरल समझ में आ जाए और आप आसानी से उपाय कर सकें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं किसान भाइयों। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता ही हूँ। तो और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। जो नए किसान भाई हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आलू का सीजन आने वाला है। सितंबर से अगेती बुवाई और अक्टूबर नवंबर में आपकी मुख्य बुवाई होगी, और उससे पहले हम किस तरह से खेतों की तैयारी करें, इन सब पर हम सीरीज बाई जो है क्रम से और आपके आलू की फसल के अंत तक आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। तो आपको आसानी से वीडियो आप पर पहुंच जाए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको दबाना होगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर चेचक या जिसको कॉमन स्कैब बोलते हैं ये होता क्या है। बहुत सारे रिसर्च पेपर में किसान भाइयों इसको बैक्टीरिया जनित बीमारी बताया गया, कुछ रिसर्च पेपर में इसको फंगस जनित भी बताया गया। हालांकि ज़्यादातर जो आपके खेतों में पाया जाता है वो स्कैब डिसीज जो है आलू में स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबीज नामक बैक्टीरिया के द्वारा पनपता है और उसके द्वारा पाया जाता है। ये बहुत टिपिकल बैक्टीरिया किसान भाई, आसानी से नहीं मरता। ये बीजो जो कहते हैं ना, इसको एक बीजाणु रूप में जिसको जूस पोर्स कहते हैं, उसके अंदर कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर दबा रह सकता है। तो इसको आसानी से बाद में आप इसके ऊपर कुछ भी करते रहो, कोई भी दवाई डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको मारने के लिए हमने विभिन्न तरीके एक वीडियो में बताए हैं, लेकिन आज हम उनको और भी सरल और आसान कर देंगे। आपके पास आपके घरेलू उपायों से काफ़ी हद तक आप अपने आलू की फसल में निजात पालेंगे, इस तरह की हम जानकारी देने वाले हैं। तो सभी किसान भाई जो हैं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम किसान भाइयों ये जानते हैं कि इसका संक्रमण कैसे फैलता है, ये कहाँ रहता है। तो मिट्टी में जो संक्रमित जड़ें हैं उनके अंदर, उनके ऊतकों में, ऊतक मतलब उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो बार्क होती है, ऊतक होते हैं, उनमें ये पनपता है और उनमें ही ये जमा हो जाता है, उनमें ही स्टोर हो जाता है। मिट्टी के अलावा जो है बीज में भी ये स्टोर होता है। तो इसके अलावा जब पानी वो या संक्रमित पौधे या संक्रमित बीज या मिट्टी, ये इसके साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती हैं, यानी हवा के द्वारा भी किसान भाइयों ये एक खेत से दूसरे खेत में आ सकता है। तो हवा, पानी, इसके पानी आ रहा है किसी खेत से, किसी नाली से, उसके द्वारा भी आपके खेत में आ सकता है। तो इसको रोका जाना, या किसी खेत में संक्रमण हो चुका है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके खेत में इसका संक्रमण नहीं होगा। इससे बचना बहुत ही मुश्किल है किसान भाइयों। लेकिन कुछ उपाय हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका जब हार्वेस्टिंग करने जा रहे हो आप, तो जब हार्वेस्टिंग करते हो तो बीज को कटने छिलने से पूरी तरह से बचाएं, और अगर कट रहा है, कोई आलू छिल रहा है, तो उसको तुरंत जो है अलग कर दें, उसको बीज में कभी भी संग्रहित न करें। अन्यथा ये ऐसे स्थानों से जहाँ पर कट जाता है, आलू छिल जाता है, या प्राकृतिक स्रोत जैसे इसके स्टोमेटा है, वहाँ से भी स्किन जो होती है इसकी, वहाँ से भी ये प्रवेश कर जाता है आलू के अंदर। तो किसान भाइयों, इसको हम जो है प्रवेश करने से भी रोकना बहुत मुश्किल है। अच्छा किसान, इसके अलावा किसान भाइयों, जब आलू ग्रोथ करता है, यानी कि जैसे ही आलू ट्यूमर बन गया और वो जब बढ़ रहा है, उस समय अगर मौसम इसको अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, शुष्क मौसम हो जाए और गर्म वातावरण हो जाए, तो इसकी गति जो है बढ़ने की या फैलने की गति बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो है शुष्क मौसम में और गर्म मौसम में तेज़ी से बढ़ता है। इस बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए इसको
ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिएगी तो ये कौन सी मिट्टी में हो सकता है? जिसमें खेत की मिट्टी भुरभुरी होगी, जिसमें एयर आप आराम से आदान प्रदान हो सकती है, यानी कि अच्छी मिट्टी होगी खेत की, उसमें ये बहुत आसानी से पनपेगा। इस बैक्टीरिया को चूँकि आसानी से जब एयर जाएगी तो ऑक्सीजन भी इसको आसानी से मिल जाएगी, और भुरभुरी मिट्टी होगी तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र भी होगी, तो ये ज़्यादा पनपता है। लेकिन इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि मिट्टी का जो पीएच है, वो मिट्टी का पीएच जब जब ज़्यादा होगा, यानी कि क्षारीय मिट्टी होगी, अल्कलाइन मिट्टी होगी, तब ही ये ज़्यादा पनपेगा। इसके लिए हालांकि इसका जो अगर एक बार है तो ये जो है 5.5 पीएच से लेकर के 8 पीएच तक बड़े आराम से रह सकता है, यानी कि जितना सांस, और जब पनपेगा तो 7 से ज़्यादा पीएच होगा उस मिट्टी में ये आसानी से पनपेगा। तो और दूसरा किसान भाइयों, अगर कार्बनिक पदार्थों की कमी है मिट्टी में तब भी इसके पनपने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इसका जो तापमान है, अनुकूल तापमान जब फैलता है ये, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल है। ये आलू के लिए अनुकूल टेम्परेचर है, तो आलू में ये बड़ी आसानी से फैल जाता है। ये आलू प्रजाति को हम बार बार एक ही खेत में करते रहते हैं, उससे भी ये बढ़ता है, यानी कि जो पनप तो गया उससे भी ये बढ़ता है। तो अब हम इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? और मैंने जैसे पहले बता दिया कि ये जो है आसानी से मरता नहीं है, क्योंकि ये अपना जो है जूस पोर के अंदर चला जाता है, यानी कि अपने ऊपर एक आवरण डेवलप कर लेता है। तो काफ़ी लंबे समय तक, करीब करीब ये 6 साल तक जो है मिट्टी में ऐसे कैसे ही बना रह सकता है, यानी कि अगर इसको कोई अगर छेड़े नहीं, एक बार बन गया तो ये काफ़ी लंबे समय तक सुस्त अवस्था में मिट्टी में पड़ा रह सकता है। किसान भाइयों, अब हम इससे कैसे हम बचाव करें? तो बहुत सारे तरीके आपने देखा होगा, जिस तरह से हम फंगस से मिट्टी को बचाते हैं, मिट्टी का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने बीजाणु रूप में मिट्टी के अंदर पड़ा है, एक ऊपर इसने एक लेयर बना ली है। तो हम कुछ भी आप मैकेनिकल कर लें, गहरी जुताई कर दें, तापमान बढ़ा दें, कुछ भी कर लें, लेकिन इसको और केमिकली भी इसको नहीं मारा जा सकता। तो इसको मारने के लिए हमें विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन उपायों को करते हैं जिनकी वजह से ये फैलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे किसान भाइयों, मिट्टी के पीएच का अनुकूलन करेंगे। तो पीएच अनुकूलन करने के लिए जिस ऐसे केमिकल, ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे जो जैविक पदार्थ जिनकी वजह से मिट्टी का पीएच निरंतर हो, उनका उपयोग अपनी भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सल्फर का प्रयोग आप करें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के अंदर। तो कितना करना है, क्या करना है, वो हम बुवाई के टाइम पे आपको बताते हैं। जहाँ आप 5-6 किलो सल्फर करते थे, वहाँ 10 से 15 किलो सल्फर आपको बुवाई से पहले प्रयोग करनी पड़ेगी, अगर आपके यहाँ जो ज़्यादा है तो ये जो है स्कैब। लेकिन उससे पहले आपको मिट्टी की जाँच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुमान लगाना या पीएच स्ट्रिप से, या आपको मैंने पहले भी पीएच मीटर के बारे में बताया है, पहले एक वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो उससे पहले मिट्टी की जांच कर लें। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 या 7 से ज़्यादा है तो उसके अंदर स्कैब डिसीज होना बहुत आसानी से उसमें पनप जाएगी। अगर 7 से कम पीएच है तो फिर जो है इतनी आसानी से जो स्कैब नहीं पनपेगी, यानी चेचक नहीं पनपेगी। तो सल्फर के अलावा हम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम मिट्टी का पीएच कम कर सकते हैं। जैसे कि फिटकरी का प्रयोग आपको मैंने बताया है। फिटकरी जो है एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट जो होता है, उससे भी हम पीएच को डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा फेरस सल्फेट की मात्रा भी आपको थोड़ी सी जो आपकी निर्धारित मात्रा उससे ज़्यादा लेनी होगी बुवाई के समय में। तो ये उपाय भी आप पीएच इसको जो है कम करने के लिए, पीएच के साथ साथ स्कैब का भी, जो जब पीएच कम हो जाएगा तो स्कैब की जो भड़भार है वो भी कम हो जाएगी, निष्क्रिय रूप से पड़ा रह सकता है उसके अंदर। मैंने वही बताया कि इसको जूसपोर को मारना, यानी कि इसके बीजाणु को मारना तो आसान नहीं है, लेकिन इसको फैलने से रोका जा सकता है इन उपायों के द्वारा। मारने के भी हम उपाय आपको बताएंगे। दूसरा है किसान भाइयों, आपकी मिट्टी को ज़्यादा शुष्क नहीं होने देना है और उसके अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं भरने देना। दोनों ही काम, सिंचाई प्रबंधन आपको अनुकूलन सिंचाई प्रबंधन करना है, यानी कि एक लिमिटेड मात्रा में, एक अनुकूल, एक न ज़्यादा हो न कम हो, उतनी नमी आपको परमानेंट बनाई रखनी है। तो आपकी कम से कम चेचक स्प्रेड होगी, फैलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, ज़्यादा नमी न होने देने के साथ प्रॉपर नमी बनाए रखने के अलावा इसमें जो एक और सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है वो है ऑर्गेनिक मैटर।
यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो कि खेतों में लगभग शून्य होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम जो पराली जलाना और ये सबसे भी मरते थे, कार्बन पदार्थ खत्म हो जाते थे, लेकिन अब किसान समझदार होने लगा है। तो कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए आप इसमें हरी खाद का एक बार प्रयोग अवश्य करें। 3 साल में एक बार आप जो है दलहन और तिलहन की फसलों को अपने उस खेती में जरूर करना चाहिए। फसल रोटेट करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए के साथ साथ इसमें थोड़ा सा किसान भाइयों ये मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट इनके असंतुलन से भी बढ़ता है। तो आप थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा को बढ़ा के चलेंगे खेत के अंदर। ये बुवाई के समय आप दे सकते हैं, बुवाई से पहले भी दे सकते हैं। तो करीब 10 से 15 केजी मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ आपको खेत में डालना होगा। तो ये थोड़ा सा ये कंट्रोल होगा। ये हम अभी फिर से बता दूं, कंट्रोल करने के उपायों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सड़ी गली खाद का पर्याप्त उपयोग आपको खेत में करना होगा। कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इनसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से पीएच भी डाउन होता है और इसकी एक्टिविटी जो स्कैब है, जो आपका स्कैब बैक्टीरिया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिस, ये जो है ग्रोथ कम कर पाता है। तो आप जो है हरी खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, सड़ी गली खाद, गोबर की खाद का प्रयोग करें। और जब भी आप सड़ी गली गोबर की खाद खेत में डालते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग भी अवश्य करें। क्रॉप रोटेशन एक बहुत अच्छा उपाय है। जैसा कि अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आपको 2-3 साल के लिए आलू को बंद करना पड़ेगा और लगातार इसको ख़त्म करने के उपाय भी जारी रखने होंगे, तभी जा कर के आप स्कैब से बच सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो स्कैब के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, यानी कि स्कैब डिसीज उनमें नहीं होता। उन पोटैटो वैरायटीज़ का प्रयोग करके भी आप इसको फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा बुवाई से पूर्व भली प्रकार सीड ट्रीटमेंट करके भी काफ़ी हद तक स्कैब डिसीज से कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन आप लोगों में जो प्रचलन है, हम लोग भी उसी प्रचलन के आधार पर हम लाते हैं बहुत अच्छा कोई फंगीसाइड ले आएंगे बाजार से ट्रीटमेंट के लिए, इंसेक्टिसाइड भी ले आएंगे उसके साथ मिला करके और एक स्प्रे मशीन से उस पर स्प्रे कर देते हैं। ये प्रॉपर तरीका ट्रीटमेंट का नहीं है। प्रॉपर तरीका ट्रीटमेंट का ये है कि कोई भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड हम ला रहे हैं, उसको एक नाद बर्तन या ड्राम काट के रख लें, उसमें प्रॉपर उसके घोल को रखना है और 5 से 7 मिनट आलू को डुबो करके रखना है और उसके बाद उसको निकाल करके सुखाना है। ये प्रॉपर तरीका है ट्रीटमेंट का। स्पेशली जिसमें डिजीज़ आने की संभावना है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करें। किसान भाइयों, इसके अलावा और जो कारगर उपाय हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। फंगीसाइड जो भी आप लाते हो बाजार से वो प्रमाणित लाने चाहिए, अच्छी कंपनियों के लाने चाहिए। इंसेक्टिसाइड उसका ही आप बीज उपचार में प्रयोग करें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जैविक तत्वों के द्वारा, जैविक बैक्टीरिया के द्वारा स्कैब को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है। मैंने जो वीडियो बताया था उसमें भी मैंने ट्राइकोडर्मा विडी के बारे में बताया था कि ये 70% तक स्कैब को कंट्रोल करने में सक्षम है। लेकिन हमें प्रयोग करने के थोड़े से तरीकों में सुधार करना होगा या वो तरीके सीखने होंगे। इसके लिए किसान भाइयों, आप 1-2 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद जितनी ज़्यादा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप 10 से 20 किलो नीम की पत्तियाँ ये आप पहले ही मिला लें आलू बुआई से पहले, और उसमें 5 किलो ट्राइकोडर्मा विडी मिला करके और ढंग से मिला करके छायादार स्थान पर, विशेष करके अगर नीम के पेड़ के नीचे आप रखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ रख दें और उसको को गीले टाट से ढक दें। ये आप बुवाई से, यानी कि जब आखिरी जुताई आप जुताई करने जा रहे हो, खेत में खाद देने जा रहे हो, उससे पहले आप 10-15 दिन पहले कर सकते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब ये एक सफ़ेद सी पपड़ी गोबर की खाद पे जम जाएगी, यानी कि ट्राइकोडर्मा विडी जो अपनी ग्रोथ कर चुका होगा, उस खाद को उस खेत में डाल दें। ये बेहतरीन तरीका है किसान भाइयों। और अगर जो ट्राइकोडर्मा विडी का प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा एक बैसिलस सब्टिलस बैक्टीरिया भी आता है, ये मित्र बैक्टीरिया है, वो फंगस है ट्राइकोडर्मा विडी, इन दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों का जब आप कल्चर करते हैं, यानी गोबर में जब मिलाते हैं खेत में डालने से पूर्व, तब 2 अलग अलग ढेरी का बनाएंगे आप, एक ही ढेरी में दोनों को नहीं मिलाएंगे। 2 अलग अलग ढेरी बना करके कल्चर कर लेंगे और कल्चर करने के बाद उसको खेत में जुताई में आप आलू बुवाई से पूर्व मिला देंगे अच्छी तरह से। उससे पूर्व अगर आपने किसान भाइयों हरी खाद करी है
तो हरी खाद की जब जुताई करते हैं उस समय भी आप हरी खाद के साथ भी ट्राइकोडर्मा को खेत में डाल सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल होगा। एक बार इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जो किसान भाई जैविक कंट्रोल यानी कि जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं ये वाले, उसका प्रयोग करते हैं, वो बीज का उपचार भी ट्राइकोडर्मा विडी से ही करें। इसके अलावा इसके अंदर किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा विडी को घोल 2 से 3% घोल इसका बना करके उसमें 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक आप बीज को डाल के रखेंगे और उस बीज को निकालने के बाद बुवाई कर देंगे। इससे ये भी एक बेहतरीन तरीका है सीड ट्रीटमेंट का, जैविक उपचार का, और जैविक कंट्रोल आपने किया है तो इससे बहुत हद तक जो है चेचक पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों रासायनिक अगर आप बीजोपचार कर रहे हैं तो उसमें आप बोरिक एसिड ले सकते हैं, 3% बोरिक एसिड, 3% 30 ग्राम प्रति लीटर बोरिक एसिड के पानी में इसको डुबो कर रख कर के भी आप काफ़ी हद तक जो है स्कैबीज डिसीज़ को यानी कि चेचक को रोकने से रोका जाता है। क्योंकि ये जो बोरिक एसिड है इसके बारे में डिटेल में कैसे क्या करता है एक वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी देख लें आप। को बोरिक एसिड इसको बढ़ने से रोकता है, काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि बोरिक एसिड इसको रोक देता है। तो इस तरह से किसान भाई भूमि का उपचार भी कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पीएच को नियंत्रित करके नियंत्रित सिंचाई करके काफ़ी हद तक ट्राइकोडर्मा इसको स्कैब डिसीज़ को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब बात करें किसान भाइयों, स्कैब को परमानेंट आपको समाप्त करना है, इस समय भी आप उसका ये उपाय कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने इस अपने पिछले वाले वीडियो में ग्लूटामाइन नामक एक पदार्थ के बारे में जानकारी दी थी। तो ग्लूटामाइन एक ऐसी प्रोटीन है जो मनुष्य भी उनको खाने में यानी कि हेल्थ सब्स्टिट्यूट के रूप में जो लोग जिम जाते हैं वो प्रयोग में लेते हैं। ये ग्लूटामाइन प्रोटीन को आप बाज़ार से ले लें, ऑनलाइन में मिलती है और काफ़ी मार्केट में आपको मिल जाएगी। जब आप मेडिकल वगैरह से खरीदेंगे थोड़ी महंगी मिलेगी और अगर आप थोक मार्केट से खरीदेंगे तो सस्ती मिल जाएगी। तो इसको आप 1.5 ग्राम प्रति लीटर अभी इस समय आप कर सकते हैं, 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और करीब 150 लीटर पानी के आसपास आप इन्फेक्टेड खेत में, जो इन्फेक्टेड खेत हैं बशर्ते वो खाली होने चाहिए, उसमें स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद आप 48 से घंटे के बाद करीब 48 घंटे बाद 500 ग्राम कॉपर सल्फेट का पानी में डाल करके उसमें सिंचाई कर दें। आप ट्यूबवेल के पानी से कर सकते हैं, ड्रॉप करके 500 ग्राम प्रति लीटर एक घोल बना ले उसका और ड्रॉप करके पूरे खेत में कॉपर सल्फेट, नीला तोता जिसको कहते हैं, सस्ता ही आता है, उसको चला दें। यही प्रक्रिया फिर 15 दिन बाद, अगले 15 दिन बाद जहाँ पर आपने 1.5 ग्राम प्रति लीटर ग्लूटामाइन लिया था उसको डबल कर दें, 3 ग्राम प्रति लीटर ग्लूटामाइन का स्प्रे करें और फिर उसके 48 घंटे बाद कॉपर सल्फेट 500 ग्राम से फिर कॉपर सल्फेट थोड़ा बढ़ा दें, 700 ग्राम 800 ग्राम कॉपर सल्फेट प्रति लीटर प्रति एकड़ आप जो है पानी के साथ घोल करके चला दें। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ग्लूटामाइन से ये अपने जूस पोर से जो इसके अंदर कवर बना करके बैठा था उससे ये बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जब इसको कॉपर सल्फेट मिलेगा तो ये उससे मर जाता है। तो ये इसका एक परमानेंट इलाज भी है। डिटेल में आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कैसे ये मरता है, पूरा प्रोसेस मैंने वहाँ बता रखा है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी आप कर सकते हो। 850 से 900 रुपये प्रति 250 ग्राम का पाउडर आता है ग्लूटामाइन का, तो आप इसको प्रति एकड़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों स्कैब डिसीज से बचाव के उपाय। निश्चित रूप से आप इन उपायों को करेंगे तो पाएंगे कि आपके खेत से चेचक रोग कंट्रोल हो गया है। समाप्त के लिए आपको ये उपाय लगातार करने होंगे जो मैंने बताया, समाप्ति वाले उपाय से भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो किसान भाइयों एक और मैं आपको बता दूं तरीका। जब आपकी आलू की बुवाई हो, आप बुवाई में ये बोरिक एसिड का प्रयोग भी करेंगे। बोरिक एसिड जो है 1.5 kg प्रति एकड़ इसका जो है बुवाई में आपको मिलाना है। इसके अलावा 500 ग्राम प्रति एकड़ कॉपर सल्फेट का पहले पानी पर, जब आप जर्मिनेट होने लगता है आलू और जब हम पहला पानी देते हैं तो वही 500 ग्राम से 700 ग्राम प्रति एकड़ वो घोल करके उसको और ड्रम में पानी के स्थान पर रख दें और ड्रॉप करके खेत में चलने दें। इस तरीके को एक बार फसल के शुरुआत में और एक बार
70-80 दिन की फसल पर जब आलू मोटा हो जाता है उस समय दोनों बार ये आपको वहाँ पर जो 0.1% घोल का बोरिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा लास्ट में, और यहाँ पर आपको बोरिक एसिड फसल के साथ देना होगा। इन सब उपायों को अगर आप करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफ़ी हद तक, देखिए इसको 100% एक साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक इससे निजात पाई जा सकती है और चेचक कंट्रोल हो जाएगा। ये जानकारी जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर है और कई देशों में इसका प्रयोग किया जा चुका है, और हम भी इसका प्रयोग, क्योंकि एक खेत में हमारे भी थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दे रहा है, तो पिछले साल भी मैंने कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया था। इस बार भी धान की फसल में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया है और आलू में भी मैं फिर से इसका प्रयोग करूंगा। ग्लूटामाइन का प्रयोग जब करना है जब सर से पानी यानी कि बह जाए, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा प्रकोप है वो ग्लूटामाइन का प्रयोग अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको फसल बुवाई में समय है। इसके अलावा किसान भाइयों, इन्फेक्टेड बीज का, जो बीज इन्फेक्टेड हो, जिस पर चेचक हो, उसका प्रयोग आपको बुवाई में नहीं करना है, और जो है अगर बीज को अच्छी तरह से उपचारित जरूर करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।